हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन के हर कोने को खुशहाली से भरने वाली और सफलता पाने के लिए मानव को हर कदम पर मार्गदर्शन देने वाली सबसे सार्थक जो वस्तु है वह है किताबें। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। वह चीज़ें हैं किताबें, जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन को हर उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जिस ऊंचाई पर हम जाना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में हमने यह सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हमने एक ऐसी पुस्तक सबसे पहले ली है जो मानव जीवन के मूल में शामिल होकर उसकी समस्त समस्याओं को आसानी से दूर करके उसे और उसके जीवन को सुखमय बनाने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। जी हाँ, उस पुस्तक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसका भाग एक इसी चैनल पर मौजूद है। आज हम देखते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 2, जिसमें सफलता के लिए जो दूसरा सिद्धांत बतलाया गया है, जिसका नाम है बहाना साइटस का इलाज कैसे करें। जी हाँ, बहाना जीवन का सबसे बड़ा दुविधा का विषय है। हर प्रकार के बहाने हमारे जीवन में आते हैं और जिसकी वजह से हम हमेशा पीछे हो जाते हैं। तो डेविड जे शॉर्टज ने अपनी इस पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में नंबर 2 पर जो रखा है विषय, उसका नाम है बहानासाइटिस। आज हम पूरा यह ऑडियो बहानासाइटिस का इलाज कैसे कराना है या इससे कैसे दूर रहना है, इस पर हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे और इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और पहली बार पहुंचे हैं हमारे चैनल पर तो बड़ी विनम्रता से आपसे विनती है कि इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हर उस अपनों तक यह ऑडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति सफलता चाहता है और सफलता हम भी खुद चाहते हैं। तो मेरी पुनः आपसे गुजारिश है कि इस ऑडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने सभी चाहने वालों तक पहुंचा दे। तो चलिए अब चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में लेखक डेविड जे शॉर्टज ने जो सफल होने के 13 सिद्धांत बतलाए हैं, उन 13 सिद्धांतों में दूसरे नंबर का सिद्धांत है बहानासाइटिस। जी हाँ, बहानासाइटिस। आप इस बात को हमेशा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। जी हाँ, जो सफल व्यक्ति होते हैं और जो असफल व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में जो सबसे बड़ा कारण जो हमें दिखाई देता है सफलता और असफलता के बीच में, वह होता है बहाना। जी हाँ, और उसी विषय पर लेखक ने बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो हम आगे चलकर देखेंगे। जो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चलता है, वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना बिल्कुल नहीं बनाता है। जो व्यक्ति जितना सफल होता है, वह व्यक्ति बहानों से उतना अधिक दूर होता है। परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहानों की पूरी विस्तृत सूची उपलब्ध होती है। असफल लोग फौरन अपनी असफलता का कारण इस प्रकार दर्शाते हैं कि उन्हें सफलता सिर्फ उस कारण या उस बहाने से मिली है, वह तो उस कार्य को निसंदेह पूरा कर ही देते। लेखक डेविड जे शॉर्टज आगे कहते हैं कि किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का भी अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो हालत बहुत नाजुक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहाने में उलझ जाता है तो वह अपनी नाकामी का कब कौन सा बहाना प्रस्तुत करेगा, वह उसे भी पता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बहाना एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे छिपकर हम अपनी नाकामयाबी को बखूबी छुपाना पसंद करते हैं। आमतौर पर
बहानासाइटस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है, जिसको लेखक ने बहुत ही सादे और बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया है। पहला जो बहाना होता है सेहत का, जी हाँ, पहला जो बहाना होता है सेहत का बहानासाइटस इस किताब में दिया गया है, जिसे नाम दिया है सेहत का बहानासाइटस। दूसरा होता है बुद्धि का बहानासाइटिस, जी हाँ, दूसरा जो बहाना हमने बनाया है वह बुद्धि से संबंधित है। तीसरा है उम्र का बहानासाइटिस, जो अत्यधिक उम्र, कम उम्र या ज़्यादा उम्र के बहानों को लेकर हम चलते हैं। और चौथा बहाना बनाया है किस्मत का बहानासाइटिस। जी हाँ, इस 4 प्रकार के बहानों के पीछे हम अपनी असफलताओं को हमेशा धकेलते रहते हैं और उन्हें सामने करके हम अपने असफल होने की सच्चाई को छुपाते फिरते हैं। आज हम इन चारों बहानों का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला बहाना है सेहत का। जी हाँ, सबसे पहला बहाना जो हमारे जीवन में उभर कर आता है वह है सेहत से संबंधित बहानासाइटिस, जो इस किताब में बतलाया गया है। सबसे ऊपर के क्रम में जो सेहत का है, जिसमें लोग यह कहते फिरते हैं, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखा जाए तो सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर सबके सामने जाते हैं और पूरे विस्तार से इसे बतलाते हैं कि मेरे साथ कितनी बड़ी समस्या है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। वह कारण उसकी बीमारी ही है, जिसके चलते वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है और उसकी असफलता का कारण भी सिर्फ उसका खराब स्वास्थ्य है। पूरे विश्व में करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से ग्रसित है, परंतु यह बात सोचने वाली है कि ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता। जरा एक पल के लिए सोचे कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। पुस्तक में लेखक आगे बताते हैं कि मेरे डॉक्टर मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सेहत के बहानों के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। लेखक आगे बताते हैं कि उनके डॉक्टर मित्र सिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर पढ़े। डॉक्टर सिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। यह सोचने वाली बात है कि किसी भी देश की 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। लेखक आगे यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करना चाहिए जब तक उसके शरीर से प्राण न निकल जाए। हमें यह प्रण आज ही लेना चाहिए कि मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर न जाऊँ। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊँ। मौत के बारे में चिंता करने में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है
उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। जी हाँ, यह बहुत ही अनमोल सिद्धांत यहाँ पर लेखक ने बतलाया है कि मौत के बारे में चिंता करने में कोई भी व्यक्ति जितना समय अपने जीवन का बर्बाद करता है, वास्तव में उतने समय तक वह मुर्दा ही होता है। आगे लेखक ने बहाने से बचने के 4 तरीके बतलाए हैं, जिसमें बहानों को दूर करने का सबसे पहला तरीका बतलाया है वह है अपनी सेहत के बारे में बात नहीं करने का। जी हाँ, आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी हो या फिर कोई बड़ी बीमारी, हम जितनी ज़्यादा उसकी बात करते हैं उतनी ही हमारी सेहत पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और एक बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जाता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में कभी भी चिंता नहीं करते। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। लेखक आगे कहते हैं, जिसमें बहाने का दूसरा जो टीका यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता करना हमें छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, हमें अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुप्रसिद्ध डॉक्टर वाल्टर अल्वरेज कहते हैं कि मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गाल ब्लेडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गाल ब्लेडर पूरी तरह सही दिख रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गाल ब्लेडर का एक्सरे करवाना छोड़ दे, परंतु सेहत से इस तरह से घिरा व्यक्ति कब तक मानेगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता। मैंने सेहत को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है और मैंने उनसे यह विनती की कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। दरअसल हम चिंता में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें बार बार अपने शरीर की चिंता होने लगती है और वही चिंता हमें वास्तव में उस रोग की ओर या उस बीमारी की ओर धकेल देती है, जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ हुआ। बहाना साइटस या बहाने का तीसरा टीका यहाँ पर इस प्रकार पुस्तक में प्रेषित किया गया है, अपनी सेहत जैसी भी हो आपको इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर तब तक दुखी हो रहा था जब तक मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा नहीं। ऊपर वाले से शिकायत मुझे अब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास आज फटे जूते हैं। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहानों से बचने का चौथा तरीका लेखक आगे बताते हैं, अपने आप को यह कहकर याद दिलाए कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। जी हाँ,
जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बिल्कुल भी बर्बाद न करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। लेखक आगे कहते हैं, मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। यह पूरे विश्व का लोकप्रिय बहाना है। यह पूरा विश्व कहता है कि वह व्यक्ति जो सफल हुआ है, मेरे पास उसके लायक या उसके जैसी बुद्धि नहीं है। वास्तव में यह इतना आम बहाना है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहानों के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाने यानी बुद्धि के बहाने में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर यह बात बिल्कुल महसूस करते रहते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं, जिसमें पहली बात, हम अपनी बुद्धि को हमेशा कम आंकते हैं। जी हाँ, हम अपनी बुद्धि को हमेशा कम आंकते हैं। और हम दूसरी बात जो आती है, दूसरों की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। ज़्यादातर इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, परंतु तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन, वह नज़रिया। जी हाँ, मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारी सोच का नज़रिया ही हमारे बुद्धि की सही दिशा को निर्धारित करता है। मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? डॉक्टर टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, न ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, न ही यह जरूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए तो केवल यह जरूरी है कि बच्चे की विज्ञान के विषय में रुचि कितनी है। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगपूर्ण है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा न हो जाए, यही असली पते की बात है। जी हाँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें तल्लीनता से हम अगर उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे और वह काम ना हो। जी हाँ, आलसी बुद्धि किस काम की अगर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का
95% हिस्सा है। लेखक आगे कहते हैं, कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं। पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। वह जिम्मेदारियों से घबराता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज़्यादातर शादियों का अंत तलाक से होता है। उसके बहुत कम दोस्त हैं। लोगों से बातें करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी है, इस डर से कि कहीं वह अपना पैसा गंवा न दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ें क्यों असफल होगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है। और इसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पा रहा है और उसने कोई रचनात्मक कार्य आज तक नहीं किया। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। उसके पास उसे अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया उतना ताकतवर नहीं है जिससे वह आज सफल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के आगे पीएचडी की डिग्री भी हार जाती है। जी हाँ, यह चिंतन ही सबसे ऊपरी तौर पर हमें सफलता दिलाता है। लेखक आगे अपनी पुस्तक में बतलाते हैं, हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो जरूर बदल सकते हैं जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से करते हो। ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहाने से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक हो। एक बार की बात है, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं, तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से क्या सोच सकते हैं। लेखक आगे अपनी किताब में एक घटना का जिक्र करते हैं जिसमें यह बताते हैं कि एक बार की बात है, हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून अखबार पर मानहानि का मुकदमा लगा दिया। कारण यह था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कहा था। तब फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा। ट्रिब्यून समाचार की ओर से उनके वकील ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे जो उनके देश के सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, जिनमें ज़्यादातर सवालों में जवाब हेनरी फोर्ड नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ
जो आपके सारे सवालों के जवाब जानता हो। सिद्धांत यह कहता है, हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें वह बात मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। इस सिद्धांत से यह बात स्पष्ट होती है कि दिमाग में हमेशा रचनात्मक ज्ञान की उत्पादकता बनी रहनी चाहिए, सामान्य ज्ञान की नहीं। सामान्य ज्ञान किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम प्राइज दिला सकता है, जीवन की उपलब्धि के नए शिखर पर पहुंचाने में तो हमेशा हमें रचनात्मक ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। जी हाँ, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा रचनात्मक ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। बुद्धि से संबंधित बहानों के इलाज के लेखक ने 3 तरीके इस प्रकार बतलाए हैं, जिसमें पहला तरीका है अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आके। जी हाँ, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आके और दूसरे की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा न आके। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचे, अपने अच्छे बिंदुओं पर हमेशा ध्यान केंद्रित करें, अपने गुणों को खोजे। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुने कि आपका IQ कम है, बल्कि आपकी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। बुद्धि से संबंधित बहाने का निकलने का दूसरा तरीका यहाँ पर लेखक ने यह बतलाया है कि हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सके। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में बिल्कुल न करें। बुद्धि के बहाने को दूर करने का तीसरा तरीका तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाए और नए नए विचारों को आने दें। काम करने में नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछे, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। जी हाँ, हमें इस बात का हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग किस आधार पर करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे बहाने की जिसका बहाना बनाकर हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसका नाम है उम्र का बहाना। जी हाँ, उम्र का बहाना असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसको पहचानने हेतु 2 रूप हमेशा सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें यह कहा जाता है मेरी उम्र ज़्यादा है और दूसरा रूप है मेरी उम्र बहुत कम है। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी सफलता के बारे में इस तरह से बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं यह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे
बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहाने का सबसे लोकप्रिय रूप है मेरी उम्र ज़्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह खुद ही रिटायर समझ लेने में समझदारी है और वह किसी प्रकार के कोई काम करने में अपनी रुचि बिल्कुल नहीं दिखाते। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती है? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह से लेख पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, बहानों के संबंध में उम्र का यह सबसे बड़ा बहाना है। आगे पुस्तक में लेखक उम्र के बहानों का इलाज कैसे करना है इससे संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी व्यक्त करते हैं, जिसमें उम्र के बहाने का इलाज किया जा सकता है। लेखक कहते हैं, कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षणार्थी था जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। सेसिस निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब मैं 40 बरस का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसका जवाब में यह बात कहते हैं कि परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो साधु की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र शुरू कब होती है? उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, अब मुझे यह बताओ कि आदमी की रचनात्मक उम्र खत्म कब होती है? सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं, आपकी रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है? सेसिल ने जवाब दिया, 20 साल। और आपकी
रचनात्मक जिंदगी अभी कितनी बाकी है? उसने जवाब दिया, 30 साल। दूसरे शब्दों में सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र का बहाना तत्काल दूर हो गया। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसर मौजूद है। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूँ। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है, इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान और श्राप बन जाता है। उम्र के बहाने का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ है। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद किए, जैसे सेल्समैन और बहुत कुछ, अपने बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करना चाहता था या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विंकलसन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलियान के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो गया। बूढ़ा बिल्कुल नहीं, अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक जिंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी जिंदगी दुख भरी होती, जबकि अभी मैं अपने आप को इतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष में था। और उसकी उम्र कम लग भी रही थी। जब आप उम्र के बहाने को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे एक ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे हम उम्र के बहाने को हरा सकते थे। बिल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वह कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मेहनत का काम है और उससे इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलियान में दाखिला लिया।
55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी जिंदगी का 1/3 बेहतरीन साल बाकी है। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराए, वरना यह आपको हरा देगी। कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है। मैं उम्र के बहाने का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रूपर था और इसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर स्वार्टज, उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाई, यह तो बहुत बढ़िया है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइज़र बनाया गया है वह सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं यह काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम यह काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइज़र बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यह कि उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम अपने आप इतने बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, न कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्द ही ज्ञान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थों से कम है। इसलिए इस बात की आदत डाल लो, यह आगे आने वाले सालों में तुम्हारे काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी जब तक कि तुम खुद उसमें बाधा न बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है। उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का पसंद है और कुछ ही सालों में वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफ़ी शारीरिक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, जैसे सिक्योरिटी या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफ़ेद होना चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो
इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र की योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जब तक कि आप खुद को यह यकीन न दिला दे कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे है। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले। और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे, परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सके। यह साबित करे कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जा सकती है। संक्षेप में, उम्र के बहाना साइट के इलाज इस प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें पहला आता है, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचे मैं अभी भी युवा हूँ, यह न सोचे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते रहे। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। बहानों के इलाज का दूसरा तरीका है, हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय शेष है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना बाकी है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। इसमें तीसरा तरीका जो इलाज का बतलाया है, भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। यह सोचना छोड़ दे, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था, यह असफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचे, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी है। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। चौथा जो इसमें तरीका बतलाया गया है या उपाय है, परंतु मेरा मामला अलग है। जी हाँ, यह जो बात कही जा रही है, मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कर रहा था, उसका मूल भाव, दार्शनिक और चिंतन हमें सदियों में सिखाते आ रहे हैं। हम हर चीज का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद है। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती
को दोष देते न सुनते हो, और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि लोग किस तरह किस्मत के बहाने से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ हाल ही में लंच लिया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था, आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पालिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से करता था, वह ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था, वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसे प्रमोशन मिले। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को यह समझाना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहाने के बारे में बात कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने उसका यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना। उसका कहना था, परंतु हर सेल्समैन इसे गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जे का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर $1,20,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उससे ईर्ष्या भरी बाधाएं तो दी, परंतु साथ ही में यह भी कहा, जॉन एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह थी कि यह कमज़ोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहां आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थी। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था कि वह किस तरह यह ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र की शुरुआती डिजाइन बनाए। जॉन खुशकिस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीकों को किस्मत का नाम न दे। आगे लेखक किस्मत के बहानों को 2 तरीके से जीतने का उपाय बताते हैं, जिसमें पहला है कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह तैयारी और योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। इसमें दूसरा तरीका किस्मत के बहाने से बचने का बतलाया गया है कि कभी भी दिवा स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपन देखने में जाया न करें जिससे बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम
किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा न ले। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाए। तो यह था पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 2, जिसमें बहानों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और उनसे बाहर निकलने के तरीकों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। और भी अन्य रोचक पुस्तकों और जानकारियों के विश्लेषण को जानना है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। और हमेशा सुनते रहे हमारे इस चैनल पर किताबों की एक विस्तृत श्रृंखला का एक विस्तृत अध्ययन।